हेलो, दिस इज़ आवर 15th वीडियो। इसमें हम बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो इसमें बताया गया है, पहले कुछ डेटा दे रखा है। सबसे पहले हमारे जो कॉमन मैन के पास है उसको हमें पता होना चाहिए कि 20,000 के आसपास तो हमारी एंट की स्पीसीज है, 3 लाख के आसपास हमारी बीटल की स्पीसीज है, 28 हमारी फिश की स्पीसीज है और नियरली 20,000 ऑर्किड की स्पीसीज है। हाँ, तो यहाँ पे 20,000 तो हमारी अर्थ पे काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी है। बोला कि अगर कोई एलियन बाहर से हमारी अर्थ पे आएगा तो उससे काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी दिखेगी, तो वो चौंक जाएगा। उसका देखा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? इसका मतलब होता है हेट्रोजेनिटी, डिफरेंट टाइप की स्पीसीज मिलना हमारी अर्थ पे, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन लेवल में अलग अलग तरह की चीज़ें मिलना। अब बायोडाइवर्सिटी एक टर्म थी, किसने दी थी टर्म? एडवर्ड विल्सन। याद रखिएगा, इस चैप्टर में 5 साइंटिस्ट का नाम आएंगे मेनली। तो पहला साइंटिस्ट मिल गया हमें एडवर्ड विल्सन। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं आगे। हमारे पास बायोडाइवर्सिटी है 3 टाइप की जेनेटिक बायोडाइवर्सिटी। तो जेनेटिक लेवल डाइवर्सिटी में क्या रहता है? कुछ जेनेटिक लेवल पर चेंज मिलेगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्लांट का एग्जाम्पल दे रखा है, राव वॉल्फिया वोमिटेरिया। ये कहाँ मिलता है? हिमालय के पहाड़ों पर मिलता है। इसके अंदर एक केमिकल मिलता है रेस्पेरिन, जिसका यूज़ जो केमिकल निकलता है इस पर। ठीक है, और ये बता रहे हैं इसका यूज़ मतलब वॉमिटिंग वगैरह उसमें यूज़ किया जाता है केसेस में। वॉमिटेरिया एक केमिकल था रेस्पेरिन, जिसकी पोटेंसी कैसे मेजर करते हैं, कैसे काम करता है, उसकी पोटेंसी और उसका कंसंट्रेशन, ये इंपॉर्टेंट है उस केमिकल का। रेस्पेरिन सिंपल एक राव वॉल्फिया से मिलता है, जो कि मेडिसिन में यूज़ होता है। उसकी पावर को कैसे चेक करते हैं? उसकी पोटेंसी, उसकी कंसंट्रेशन से। उसके बाद में हमारे पास क्या है? 50,000 स्ट्रेन्स तो हमारे पास राइस के हैं, ये राइस की वैरायटी हैं, और 1,000 मैंगो के। राइस का एक डेटा हमारा उसमें दे रखा है, उसमें जेनेटिक बायोटेक में, उसमें 2 लाख दे रखा है। पर दोनों ठीक है, दोनों आ सकते हैं, जो उसमें पेपर में आएगा वो ठीक कर देंगे। उसका दे रखा है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी का मतलब क्या है? अलग अलग स्पीसीज में कितने डाइवर्सिटी है। तो क्या देखा हमें? एक पर्टिकुलर प्लेस में कितनी डाइवर्सिटी होती है किस हिसाब से। तो ये देखा वेस्टर्न घाट पे ज़्यादा डाइवर्सिटी है एम्फीबियंस की ईस्टर्न घाट से। ठीक है, याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब डिफरेंट हमारे जगहों पे कितनी डाइवर्सिटी है। पहले था उस स्पीसीज के मामले में कितने टाइप की स्पीसीज कहाँ पे मिलती हैं। अब कहता है इकोलॉजिकल में थोड़ी दूरी पे कहाँ पे कैसे एनवायरमेंट में कैसे डाइवर्सिटी मिलती है। तो ये बता रहे हैं कहाँ पे डाइवर्सिटी मिलती है। इन डेजर्ट, रेन फॉरेस्ट, मैंग्रोव, कोरल रीफ्स, इन सब में, फिशरीज, एल्पाइन मेडो। ठीक है, और एक कंट्री दे रखी है इन सब जगहों पे। नॉर्वे की कंट्री है स्कैंडिनेवियन कंट्री है लाइक नॉर्वे, इनसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है इन जगहों पे। रेन फॉरेस्ट, मैंगो, कोरल रीफ, वेटलैंड्स वगैरह पे। ठीक है, क्या करते हैं? अभी बोला गया कि इवोल्यूशन में इस सारी डाइवर्सिटी को बनाने में हज़ारों लाखों साल लगे हैं, और हम इसे कुछ सालों में डिस्ट्रॉय कर देंगे बायोडाइवर्सिटी को। ठीक है, तो इसमें हमें बचाना चाहिए। उसका दे रखा है यहाँ पे क्या क्या डेटा दे रखा है, थोड़ा कैसे हम किस स्पीड से हम लॉस करें स्पीसीज। एक कमेटी है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, वो 2004 में थी। उसने कुछ डेटा वगैरह दिया। इन्होंने बोला कि हमारे पास 1.5 मिलियन स्पीसीज हैं जो हम डिस्कवर कर चुके हैं, बट हमें एग्जैक्ट नहीं पता। एक हमारा चैप्टर 1 में दे रखा है 11th के एनसीईआरटी में, वो दे रखा करीब 1.7 मिलियन के आसपास दे रखा है। तो देखिए एक साल पढ़ते पढ़ते ही हमारा कितना डेटा कम हो गया। तो उसके बाद दे रखा है हर साइंटिस्ट ने अपना अंदाजा लगा कि इन्वायरमेंट हमारे अर्थ पे कितनी स्पीसीज हैं, लेकिन किसी का करेक्ट नहीं बैठा। तो सबसे ज़्यादा करेक्ट किसका डेटा था? रॉबर्ट मे का। उसने बताया था 7 मिलियन स्पीसीज है। तो दूसरा साइंटिस्ट आ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ पे भी डेटा दे रखा है कि कितनी हमारे पास किस चीज़ की स्पीसीज हैं। तो जितने भी स्पीसीज है हमारे पास, प्लांट, एनिमल्स सबके लगे, तो 70% जो स्पीसीज है ना हमारी, वो क्या हमारी एनिमल्स हैं। और उन एनिमल्स में भी सबसे ज़्यादा क्या है हमारे पास? देखिए 70% स्पीसीज कैसी हैं? एनिमल। और उन एनिमल में भी 70% कौन है? इंसेक्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें। और उसमें से भी 70% क्या होंगे एनिमल में से? मीन्स हर 70% में क्या होंगे? 7 इंसेक्ट होंगे। 70% स्पीसीज हमारे इंसेक्ट की होती हैं। ठीक है, ये देखा है। तो जब और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, फंगस, जबकि और प्लांट को देखें, प्लांट की कितनी बची? 30% के आसपास बची। उसमें भी एनिमल, प्लांट, सारी अर्थ की स्पीसीज की बात हो रही है। तो 22% किसकी होती है? प्लांट की होती है। कुछ यहाँ पे प्लांट में कौन कौन से आएंगे? ब्रायोफाइट, जिम्नो, एंजियो, फंगस, एंजियो, और यहाँ पे फंगस दे रखा है। फंगस प्लांट नहीं होता बट उन्होंने इंक्लूड कर रखा है। ये सारी इसमें लगे 22%। इसके अलावा और जो प्रोटोजोआ होंगे वो 8% इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसका लिखते हैं 3 चार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है भाई, किसके कितनी परसेंटेज है।
ठीक है। एक तो ये वाला इंसेक्ट सबसे ज़्यादा होता है, इंसेक्ट के बाद मॉलस्का, क्रस्टेशियन और अदर एनिमल्स। क्रस्टेशियन थोड़े से कम होते हैं मॉलस्का से। मॉलस्का में पता है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम होता है पूरे एनिमल किंगडम का। उसका देखा कि अगर एनिमल्स के अंदर देखें, मैमल्स के अंदर किसकी सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी मिलेगी? सबसे ज़्यादा फिश की मिलेगी। उसके बाद हमारा रेप्टाइल्स बर्ड्स के ऑलमोस्ट बराबर है। नीचे एम्फीबियन है और ऊपर मैमल है। इनके पोजीशन याद रखनी है कैसे है। उसके बाद नीचे देखा हमारे पास फंगस और एल्गी की ऑलमोस्ट कंपेरेबल होती है, फिर भी एंजियोस्पर्म की ज़्यादा मिलेगी फंगस से। उसके बाद एल्गी और लाइकन्स, मॉसेज और फर्न्स एंड एलिल्स। ये अलग चार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे चार्ट हमें याद रखने हैं। लेकिन क्या इन मेथड से हम क्या रहते हैं, अब देखिए एनिमल में तो हम पता कर लेते हैं जीनस और इन सब की स्पीसीज की कितनी सारी स्पीसीज हैं। हम बैक्टीरिया वगैरह पे ये सारी चीज़ नहीं लगाते, क्योंकि बैक्टीरिया में क्या रहता है किस बेस पर हम उसे डिफाइन करें कि अलग स्पीस है। अगर केमिकल बेस पर डिफाइन करें कि बैक्टीरिया कौन सा केमिकल यूज़ करता है, तो इस हिसाब से हमारे पास करोड़ों वैरायटियाँ बन जाएंगी। तो इसलिए अब ये मेथड जो हम यूज़ करते हैं ये प्रोकैरियोट्स के लिए प्रेफरेबल नहीं होता। एस्टिमेशन जो हमारा प्रोकैरियोट्स के लिए नहीं होता, ठीक है। ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है हमारे पास इंडिया हमारा कितना डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया पूरी अर्थ का 2.5% लैंड है, जिसमें से 8.1% डाइवर्सिटी होता है। इंडिया 12 मेगा डाइवर्सिटीज़ में से एक है। उसमें क्या बोला ना, अगर उस रॉबर्ट के डेटा को मान के चलें करेक्ट, तो उसमें से 45,000 हमारे पास प्लांट की स्पीसीज हैं, और इसका डबल कर देंगे तो 1 लाख के आसपास प्लांट्स हमारे पास अभी होंगे टोटल। हमने डिस्कवर कर लिए 45,000 ऑलमोस्ट, और 3 लाख एनिमल के होंगे उसके डेटा को मान के चले करेक्ट। तो 22% प्लांट डिस्कवर हुए हैं बस, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे। नेक्स्ट हमारे अब हम धीरे धीरे अपने नेचर की लाइब्रेरी को ख़राब कर रहे हैं। अब देखा है पैटर्न ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है लॉन्गिट्यूडनल लैटिट्यूडनल में। तो देखिए ये हमारी अर्थ है सपोज, ठीक है। ये हमारा इक्वेटर होता है। याद रखिए इक्वेटर के पास बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलती है, जैसे इक्वेटर से दूर ज़्यादा जाते हैं डाइवर्सिटी कम आती है। तो इक्वेटर से 23.5 नॉर्थ और 23.5 साउथ, इस एरिया में सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। इसके बाद ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी कम मिलेगी। यहाँ पे क्या दे रखा है, एक सीक्वेंस दे रखा है थोड़ा सा बर्ड स्पीसीज का, तो वो हमें थोड़ा सा याद रखना है। देखिए ये बोला कि डाइवर्सिटी यूनिफॉर्म नहीं रहती, जैसे जैसे जाएंगे तो इक्वेटर से दूर जाएंगे तो स्पीस क्या हो जाएगी, कम हो जाएंगी। तो देखिए बर्ड्स की स्पीस का एक डेटा दे रखा है हमारे पास, यहाँ पे याद रखना है। कोलंबिया का कितना दे रखा है, 1400 बर्ड्स की स्पीस का, ठीक है। उससे पहले हाँ, उसके बाद सबसे ज़्यादा स्पीस यहाँ पे है। उसके बाद देखना हमारे पास किसका, 1200। उसके बाद एक अमेज़न का याद रखिएगा, अमेज़न रेन फॉरेस्ट, अमेज़न में 1300 होती है, इंडिया में 1200 बर्ड्स की स्पीस क्या तो ये। उसके बाद कोलंबिया आ गया। उसके बाद हमारा आता है ग्रीनलैंड, उस न्यूयॉर्क में कितना है, 105, और ग्रीनलैंड में कितना है, ग्रीनलैंड में हमारे पास 56। तो एक सीक्वेंस है बर्ड्स की स्पीसीज का, ये हमें याद रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है कई बार पेपर में। उसके बाद हमें दे रखा है अमेज़न रेन फॉरेस्ट में कितनी कितनी की स्पीसीज, अमेज़न की बात करते हैं, अब खाली अमेज़न की बात हो रही है। अमेज़न में क्या क्या है, देखिए 40,000 तो प्लांट्स हैं अमेज़न में, अमेज़न रेन फॉरेस्ट में 3,000 फिशेस की स्पीसीज हैं, 1300 बर्ड्स हमने भी बात करी है, देखा 1300, 427 मैमल्स हैं और 427 एम्फीबियंस हैं, 338 रेप्टाइल्स हैं, और 1.5-1.25 लाख के पास हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स हैं। ये हमें थोड़ा बहुत डेटा याद रखना पड़ेगा यहाँ पे अमेज़न रेन फॉरेस्ट का। 40,000 प्लांट्स, 3,000 स्पीसीज तो एटलीस्ट याद रखिए फिशेज की, ये और ये तो याद रख लीजिए, थोड़ा बहुत ये भी है। एम्फीबियंस और मैमल्स रेप्टाइल से ज़्यादा मिलते हैं तो याद रख लीजिए, और 1.5 लाख के आसपास इनवर्टिब्रेट्स हैं, ठीक है। अब इसका दे रखा है, इनको बोला है, अब बोला है कि हमारे पास हमेशा याद रखिए ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है बजाय टेम्परेट से। तो ट्रॉपिकल रीजन में ऐसा क्या क्या खासियत होती है याद रखिएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में इन्वायरमेंट कांस्टेंट रहता है, और वहाँ पे क्या रहता है, स्पीसिएशन ज़्यादा होता है। अब क्या रहता है, बाकी जगहों पे क्या रहता है, पहाड़ वगैरह टूट गए, ग्लेसिएशन मतलब बर्फ़ वगैरह फैलना ज़्यादा तो होता है, वहाँ पे ऐसा चीज़ें कम मिलती है, रिलेटिवली अनडिस्टर्ब इन्वायरमेंट रहता है वहाँ पे, जिस वजह से स्पीसिएशन ज़्यादा जल्दी होता है वहाँ पे। इस पे तो ये रखा है, स्पीसिएशन इज जनरली अ फीचर ऑफ टाइम अनलाइक इन्वायरमेंट रीजन सब्जेक्टेड टू फ्रीक्वेंट ग्लेसिएशन इन पास्ट। तो ट्रॉपिकल एल्टीट्यूड्स हैव कांस्टेंट रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट, तो इस वजह से वहाँ पे ज़्यादा स्पीस है। तो ये तो पहला पॉइंट कि वहाँ पे अनडिस्टर्ब्ड इन्वायरमेंट रहता है। दूसरा पॉइंट क्या रहता है वहाँ पे, दूसरा रीज़न है वहाँ पे ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट में क्या है,
लेस सीजनल वेरिएशन है वहाँ पे, रिलेटिवली कांस्टेंट इन्वायरमेंट बोल दिया हमने, कोई वहाँ पे ग्लेशिएशन वगैरह नहीं होते, कांस्टेंट इन्वायरमेंट मिल गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, वहाँ पे सनलाइट्स अवेलेबल ज़्यादा है, मोर सोलर लाइट, ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, हाई प्रोडक्टिविटी रहेगी, तो ऑब्वियसली। अब देखा यहाँ पे स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप, स्पीसीज के साथ एरिया कैसे डिफाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक साइंटिस्ट दे रखा है अलेक्जेंडर वॉन हेम्बोल्ट, तीसरा साइंटिस्ट आ गया, ये इसने दिया था मॉडल। इसने क्या बोला था, जो स्पीसीज का और एरिया का रिलेशनशिप है, स्पीस रिलेशन, शुरुआत में तो एरिया बढ़ाते जाओगे स्पीस बढ़ जाएगी, लेकिन एक लिमिट के बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद बढ़ना बन जाएगा। देखिए अब इंक्रीज स्पीसीज रिचनेस, स्पीसीज मतलब स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीज विद इंक्रीजिंग एक्सप्लोटेड एरिया अप टू ए लिमिट, ये लाइन इंपॉर्टेंट। ये था स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का बात, ये लाइन, जितना ज़्यादा हम एरिया बढ़ेंगे उस हिसाब से स्पीसीज बढ़ेंगे, बट एक लिमिट तक। तो यहाँ पे ये याद रखिए कौन सा क्या है और क्या क्या। तो इसका स्लोप कैसा है, इसका स्लोप है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ये देखा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप का कर्व है हमारे पास स्पीसीज एरिया रिलेशन का। जब इसमें लॉग लगाया तो स्ट्रेट लाइन आ गया, लॉग एस स्पीसीज रिचनेस, सी कांस्टेंट है, वाई इंटरसेप्ट, जेड क्या है हमारे पास, जेड स्लोप है, इस जेड को स्लोप और रिग्रेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं, याद रखिएगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट। और एक तरह के आर, जेड हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है एक तरह से आर की तरफ, जैसे उसमें बोलते हैं ना आर इन एक्सट्रिंसिक कोफिशिएंट, इंट्रिंसिक फैक्टर, ऐसे यहाँ पे जेड है, ठीक है। जेड की कुछ वैल्यूज रहेंगी, उसका हम बता पाएंगे। तो स्ट्रेट लाइन देता है, जेड की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, नॉर्मली क्या रहती है जेड की वैल्यू 1.1 से 1.2, ठीक है, ये वैल्यू है, और स्ट्रेट लाइन आ जाता है जब लॉग लगा सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद दे रखा है, अगर हम बहुत बड़े एरिया की बात करें, मान लग पूरा कॉन्टिनेंट, तो जेड की वैल्यू कितनी रहती है, 1.6 से 1.2 के बीच में रहती है। फ्रूट ईटिंग बर्ड्स के लिए कितनी रहती है, फ्रूट ईटिंग बर्ड्स जो होते हैं हमारे पास, फाइटोफेगस वगैरह जो हो सकते हैं, फाइटोफेगस बोलते हैं 25% बर्ड्स हमारे फाइटोफेगस हमें पता होता है, तो 1.158, ये जेड के 3 वैल्यूज दे रखी हैं, याद रखनी है हमें। अब इसके से पता क्या चलता है हमारे पास, जितना ज़्यादा स्लोप होगा ना, जेड जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी रहेगी, ठीक है, जितना ज़्यादा स्लोप रहेगा, ये दे रखा है यहाँ पे बर्ड्स इन हेल्प, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसका चलता है इंपॉर्टेंस क्या है। अब इंपॉर्टेंस क्या हमें करना ही क्यों है, बायोडाइवर्सिटी को बचा के, अगर क्या दिक्कत है, हम अगर कोई एनिमल मर रहा है तो ठीक है, लेकिन इसके कुछ यूज़ है कि इस वजह से हमें बचाना चाहिए। तो यहाँ पे एक डेटा है थोड़ा सा, उसको देखना है हमें। सबसे पहले क्या था, हाँ, तो यहाँ पे चौथा साइंटिस्ट हमारा आएगा डेविड टिलमान। इसने क्या बताया था, इसने बताया था कि जहाँ पे ज़्यादा स्पीसीज डाइवर्सिटी रहेगी वो लेस टोटल मास बायोडाइवर्सिटी, लेस टोटल बायोमास में वेरिएशन शो करेंगे, मतलब प्रोडक्टिविटी उनकी जनरली कांस्टेंट रहती है और ज़्यादा भी रहेगी, ऑब्वियसली बात है, एक्सपेरिमेंट ने शो हुआ, मतलब हर साल ऐसा नहीं हो प्रोडक्टिविटी में बहुत चेंज आ गया, ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही रहती है, ठीक है। ये दे रखा है, ये सारा डेटा इसने दिया था डेविड टिलमान ने। तो चौथा साइंटिस्ट हो गया हमारे पास, चौथा साइंटिस्ट हमने देख लिया। नेक्स्ट है हमारे पास एक साइंटिस्ट और आएगा हमारा, अभी दे रखा है कि अगर हमारे पास जो एंड्स के स्पेस के 20,000 थे, हमने पीछे का 15,000 थे, उससे फर्क क्या पड़ेगा, देखते हैं। इसके बाद इन्होंने एक हाइपोथेसिस दी, पॉल इरेकी ने दी थी, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस बोलते हैं इसे। इन्होंने बोला था कि अगर प्लेन से लगातार हम नट बोल्ट्स निकालते जाएं तो जैसे जैसे क्या होगा, एक टाइम आएगा अगर हम प्लेन के विंग्स के नट बोल्ट निकाल देंगे तो क्या होगा, प्लेन क्रैश नहीं होता है। प्लेन को क्या मान के चला है, एक इकोसिस्टम मान के चला है। इकोसिस्टम क्या हमारा, जिसमें हमारे यूनिट्स, एक इंडिपेंडेंट इन्वायरमेंट यूनिट प्लेन, जैसे जैसे स्पेस हटाते जाएंगे तो क्या होगा, प्लेन खतरे में आ जाएगा। तो नट बोल्ट तो चाहिए, प्लेन के बोल्ट, उनको क्या बोला उन्होंने, की स्पीस बोला, जो इन्वायरमेंट में रहने जरूरी हैं, जिनको हटाते इन्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, उनको बोला की स्पीस, ठीक है। अब उसका दे रखा है यहाँ पे हम किस स्पीड से बायोडाइवर्सिटी लॉस कर रहे हैं, कुछ पास्ट का डेटा। तो यहाँ पे हमने बताया था इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने एक रेड लिस्ट दी थी 2004 में, याद रखिएगा ईयर। उन्होंने कहा था मोर देन 2004 के आसपास 20,000 स्पीसीज ऑफ बर्ड्स की तो गायब हो चुकी हैं, 20,000 स्पीसीज, 2,000 स्पीसीज बर्ड्स की एक्सटेंट हो चुकी है, मतलब खत्म हो चुकी है कम्प्लीटली। और टोटल 484 स्पीसीज एनिमल्स की, उसमें से 338 इन्वर्टिब्रेट्स ही जाते हैं। भाई इन्वर्टिब्रेट्स हमेशा ज़्यादा तेजी से खत्म होते हैं, क्योंकि ज़्यादा है तो ज़्यादा भी खत्म होंगे। ये वर्टिब्रेट्स है 359 इन्वर्टिब्रेट्स, 338 वर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स 784 में से। ये लास्ट 500 ईयर में, शुरुआत, अब लास्ट 500 ईयर में हमने इतनी सारी स्पीसीज लॉस कर दी, लगभग कितनी, 2000 बर्ड्स की और 784 एनिमल्स में। उसमें से भी 359 इन्वर्टिब्रेट्स, 338 वर्टिब्रेट्स और 87 प्लांट्स, ठीक है, ऐसा चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे इन्होंने कुछ वैरायटी दे रखी है, कौन कौन सी कहाँ पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। जो डोडो दे रखा है वो कहाँ का था, मर्टेसियस, ठीक है, क्वेगा मर्टेसियस का था डोडो। क्वेगा था हमारा अफ्रीका का, ये थोड़ा याद रखना है कौन सी स्पीसीज कहाँ की आता है। थाइलसीन हमारा एक एनिमल का नाम है,
चीते जैसा होता है ऑस्ट्रेलिया का, तो ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। स्टेलर सी का और रशिया की होती है, रशिया। और 3 टाइगर की स्पीस भी याद रखनी है हमें, 3 टाइगर स्पीस, बाली, जैवन, कैस्पियन, ये टाइगर स्पीस है जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, ठीक है, लास्ट 27 ईयर में। और ये जो स्पीस हैं लास्ट 20, अभी बोला लास्ट 20 ईयर्स में हमने क्या देखा, 27 और स्पीसीज डिसअपेयर हो गए, मतलब जो लास्ट के अब के इससे पहले 27 लास्ट के 20 ईयर में, लास्ट के 20 साल में 27 स्पीसीज और लॉस कर दी हमने। उससे पहले 500 साल में कितनी करी थी, 2000 बर्ड्स की और 784, और अब में कर दी 27। टाइगर स्पीसीज याद रहे, यहाँ पे याद रहे कौन सा कहाँ की है, डोडो मर्टेसियस का, क्वेगा अफ्रीका, डोडो मर्टेसियस, क्वेगा अफ्रीका, थाइलासीन ऑस्ट्रेलिया, स्टेलर सी का और रशिया, और बाली, जावन, कैस्पियन। उसके बाद दे रखा हमारे को, ये बोला है कि जितनी भी स्पीसीज लॉस्ट हुई हैं उसमें से कौन सी कितने परसेंट थी, ठीक है। तो 12% तो क्या हमारे पास बर्ड्स की थी, 23% मैमल था, ऑलमोस्ट 32% एम्फीबियंस थे, और 31% जिम्नोस्पर्म। एम्फीबियन और जिम्नोस्पर्म इक्वल है। एम्फीबियन जो स्पीसीज एक्सटेंट हो, थोड़ा सा इस चैप्टर में डेटा ज़्यादा है तो आपको याद रखना पड़ेगा, आता है। एम्फीबियन 32, जिम्नो 31, ठीक है, बर्ड्स 12 और 23 मैमल। तो इसको एक बार ध्यान से बार पढ़िएगा, तभी रिलेटेड याद रह पाएगा। अब ये बोला हम स्पीस, हमारे जो अर्थ पे है इसको बोलते हैं मास एक्सटेंशन। मास एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, बहुत एक साथ बहुत सारी स्पीसीज अर्थ पे से खत्म हो जाना, उसको बोलते हैं मास एक्सटेंशन। तो उन्होंने बोला हमारे ह्यूमन के आने से पहले भी धरती पे, उससे पहले 5 मास एक्सटेंशन हो चुके हैं, 5 एपिसोड्स ऑफ मास। ये वाला अब छठा वाला होगा, जब ह्यूमन आ गया छठा मास एक्सटेंशन होगा। लेकिन इसमें खासियत क्या है, इस वाला अब छठा जो मास एक्सटेंशन है ये पहले 5 से ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। कितना, 100 से 1000 टाइम्स फास्टर है ह्यूमन की वजह से, ये ज़्यादा इससे हो रहा है। ऐसे चलता रहा तो हम नेक्स्ट ईयर में लगभग आधी बायोडाइवर्सिटी लॉस कर देंगे, ये बोला है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी लॉस कर देंगे। अब इससे अगर बायोडाइवर्सिटी लॉस होती जा रही है तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है, पहले तो प्लांट की प्रोडक्शन घट जाएगी, सीधी बात है भाई, क्योंकि हमने पता है काफ़ी सारे रिलेशन पॉपुलेशन इंटरेक्शंस होते हैं तो उसका फ़र्क पड़ेगा। रेजिस्टेंस घट जाएगा इन्वायरमेंट में, हमारे पास जीन्स कम हो जाएंगे, वेरिएबिलिटी वगैरह खत्म हो जाएगी ना हमारे पास भाई, तो क्या होगा, वेरिएशंस कम हो जाएंगे, जिस वजह से क्या रहेगा, रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा और वेरिएबिलिटी वगैरह खत्म हो जाएगी सिस्टम में, प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज सब कुछ घट जाएगा, डिजीज साइकिल भी बढ़ जाएगी। अब क्या क्या लॉस होंगे बायोडाइवर्सिटी, तो इन्होंने बोला है किस किस वजह से क्या क्या लॉस के कारण हो सकता है बायोडाइवर्सिटी के, 4 कारण इस वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। इसको बोला हमने ईवल क्वाड्रेट, ठीक है, इसको ईवल क्वाड्रेट बोला था। पहला क्या है, हैबिटेट लॉस, सीधी बात है, किसी का घर छीन लो तो उसको हैबिटेट लॉस बोलेंगे। ये बोला कि इन्होंने जो हमारा अर्थ है 40%, तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहले हैबिटेट लॉस, ये सबसे बड़ा रीज़न होता है जिस वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है। सबसे पहली बात तो ये लाइन, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, हैबिटेट लॉस सबसे बड़ा रीज़न हो गया। दूसरा क्या बोले, पहले जो अमेजोन रेन फॉरेस्ट थे, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह, वो 14% कम कंक्लूड करते थे अर्थ का, पूरी अर्थ के सरफेस का। अब कितना करते हैं, 6%, तो हमारा ऑलमोस्ट कितना 8% तो लॉस हो गया, 8% ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हमारे लॉस हो गए। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है। उसके बाद देखा हज़ारों, क्या क्या रीज़न रहा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट लॉस होने का। पहला हमने रेन फॉरेस्ट लॉस हुए, अमेजोन रेन फॉरेस्ट में यहाँ पे लंग्स ऑफ अर्थ बोला जाता है, याद रखिएगा। किस वजह से रही, क्योंकि हमने सोयाबीन की खेती वगैरह करी, ये सबसे ज़्यादा रीज़न रहा टोटल बायोडाइवर्सिटी लॉस का, मतलब जो हमारे पास हैबिटेट लॉस हुआ उसका। दूसरा एक रीज़न होता है हैबिटेट बोला है इसमें, हैबिट लॉस और फ्रेगमेंटेशन मतलब होता है लैंड्स को बार बार यूज़ करना, स्मॉल पीस में डिवाइड करके ह्यूमन एक्टिविटीज़ में, और उसको यूटिलाइज करना। लार्ज हैबिटेट्स ब्रोकन डाउन टू स्मॉल पीस, वो बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इससे भी लैंड काफ़ी बैडली इफेक्ट होते हैं। दूसरा है ओवर एक्सप्लोटेशन, सीधी बात है, हम किसी चीज़ का जरूरत से ज़्यादा यूज़ करेंगे, ग्रीड, तो उसको बोलेंगे हमारा, तो उसको ओवर एक्सप्लोटेशन बोलेंगे। इससे क्या हुआ, क्या क्या चीज़ें ओवर एक्सप्लोटेशन से लॉस हुई हैं, तो स्टेलर सी काउ और पैसेंजर पिजन, याद रखिएगा, ये दोनों ओवर एक्सप्लोटेशन की वजह से एक्सटिंक्ट हो गई हैं, ठीक है, उस एंडेंजर्ड स्पीसीज में। और काफ़ी सारी स्पीसीज जो हमारी मर पे अभी एक्सटेंट की फेज में। एलियन इन्वेशन मतलब बाहर से कोई स्पीसीज आ जाए, इसका मतलब होता है एक तरह से वही वाला है प्रेडेटर वाला केस, बाहर से हम किसी का प्रेडेटर पकड़ लाए, जैसे उसमें क्या था, डिजास्टर फिशेज, वो प्रिकली पियर्ड कैक्टस था ऑस्ट्रेलिया वाला, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, सडनली हमने एक मौत ले आए थे तो उससे घट गया था, वो वही वाला केस उस तरह का ही है। तो यहाँ आप दे रखा है नील पर्क, एक जगह है वहाँ पे नील पर्क है,
वहाँ पे एक लेक है लेक विक्टोरिया, वहाँ पे नील पर क्या थी, एक फिश थी, नील पर की लेक में वहाँ पे क्या था 200 स्पीस थी किकलिड फिश की, जो क्या हो गया था, हमने जब दूसरी फिश डाली थी वहाँ पे तो क्या हो गया था, वो एक्सटिंक्ट हो गई थी। नील पर किस फिश का नाम है, फिश का नाम। जब नील पर को हमने लेक विक्टोरिया में इंट्रोड्यूस करा तो वहाँ से 200 फिशेज ऑफ किकलिड फिश की गायब हो गई, तो ये था। दूसरा हमारे पास कौन कौन से एक से इन्वेसिव स्पीस होती है जो मतलब लैंड पे आ गई हैं, थ्रेटेड है, मतलब और स्पीस के लिए उनको मार सकती हैं। पार्थिनियम, लेंटाना और वाटर हाइसिंथ हमने पढ़ा हुआ है। पार्थिनियम कैरेट ग्रास होती है, एक और हमने वाटर हाइसिंथ टेरो बंगाल में पढ़ा था, और लेंटाना भी आ जाएगी। ये स्पीस क्या है, जो एक बार आ जाते हैं और धीरे धीरे फैलना शुरू कर देते हैं और वहाँ की बाकी स्पीस को मारना शुरू कर देते हैं। दूसरा क्या है, अफ्रीकन कैटफिश का दे रखा है। अफ्रीकन कैटफिश क्या का दूसरा नाम है क्लेरियस गैरीपाइनस। ये भी एग्रीकल्चर में बाकी कैटफिश को मार दे जब इसको लेक में इंट्रोड्यूस किया जाता है, यमुना की लेक में। ये वाला भी याद रखना है, अफ्रीकन कैटफिश। ये वहाँ की कोई और लेक है, यमुना नहीं, दूसरी कोई और लेक है। हम यहाँ की स्पीस में, यहाँ के लेक में जब इंट्रोड्यूस करा अफ्रीकन कैटफिश को तो उसने यहाँ की स्पीस को मार दिया। तो तीन केस आ गए, नील पर्क, लेक विक्टोरिया, पार्थिनियम कैरेट ग्रास वाला और अफ्रीकन कैटफिश। उसका क्या को एक्सटेंशन, मतलब क्या है, जैसे होता है ना म्यूचुअलिज्म वाला कॉन्सेप्ट, एक खत्म हो जाता है दूसरा भी खत्म हो जाता है, तो उस वाले वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। को एग्जिस्टेंस होता है, को एवोल्यूशन साथ में, तो उस वजह से होता है। जैसे मान लीजिए यूका प्लांट मौत है, अगर हम मौत को मार देंगे तो प्लांट भी मर जाएगा, तो वही वाला केस है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या रहता है, क्या क्या रीजन है जिस वजह से हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए। पहला नैरो यूटिलिटेरियन, मतलब क्या है, जो हमें वहाँ पे सबसे कम फैक्टर क्या है, जो हमें चीज़ें मिलती हैं प्लांट्स वहाँ से, जैसे ड्रग्स, फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। मोर देन 25% और ड्रग्स जो होते हैं हमारे प्लांट से बनते हैं, याद रखिएगा, कम फ्रॉम 25,000 से, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। 25% स्पीसीज से हमारे 25,000 स्पीसीज से 25% हमारे ड्रग्स बनते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। उसका यहाँ पे एक बायो प्रोस्पेक्टिंग दे रखा है। बायो प्रोस्पेक्टिंग में पढ़ना है, इंक्रीजिंग रिसोर्सेज पुट इनटू बायो प्रोस्पेक्टिंग, मतलब क्या है इसका, जेनेटिक स्पेशल लेवल ऑफ प्रोडक्ट इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। इसका मतलब क्या है बायो प्रोस्पेक्टिंग, मतलब क्या है, एक्सप्लोर करना है मॉलिकुलर लेवल पे, इस तरह से एक्सप्लोर करना है चीज़ों को कि हमारा कोई क्या है, कोई स्पीसीज लॉस ना हो, लॉस ना हो, किसी चीज़ को हार्म ना हो। बायो प्रोस्पेक्टिंग बोलते हैं उसे, एक्सप्लोरिंग मॉलिकुलर लेवल पे, किसी चीज़ को मॉलिकुलर लेवल पे एक्सप्लोर करना, इंक्रीज, इसको बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। मतलब ड्रग्स पर रिसर्च करना और में से नई नई मेडिसिन निकालना, प्रोडक्ट फॉर इकोनॉमी, जेनेटिक स्पीसीज लेवल डाइवर्सिटी को अपने प्रोडक्ट यूज़ करना इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के लिए, उसको बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है। ये टर्म याद रखिए, आ सकते हैं पेपर में, मॉलिकुलर लेवल पे उनको स्टडी करके आप जो स्पीसीज प्लांट की अपने बेनिफिट यूज़ करना। उसका क्या, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, इसका मतलब क्या है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हम प्लांट से मिलती हैं, जो हमें किसी और चीज़ से मिल नहीं सकती, जैसे क्या है, अमेज़न रेन फॉरेस्ट क्या टोटल अर्थ के 20% ऑक्सीजन के कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है, टोटल ऑक्सीजन। पॉलिनेशन, बम्बल बी वगैरह, ये सारी चीज़ें, पॉलिनेशन, एस्थेटिक प्लेजर, ये सारी चीज़ें, पॉलिनेशन हो गया। वाटर साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, वाटर साइकिल्स, जो हमारी नेचर के साइकिल्स हैं, ये सारी चीज़ें हो गई। इकोसिस्टम, सर्विसेज, ये सारी चीज़ें क्या हो गई हमारी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन, ठीक है। अब इसका देखा कुछ एस्थेटिक वैल्यू भी होती है, मतलब कुछ जरूरी नहीं होता कि हर चीज़, ये बोला गया कि हर चीज़ जो भी अर्थ पे है उसको जीने का अधिकार है, एक एस्थेटिक वैल्यू आ गई इसकी, प्लेजर वगैरह मिलता है, एस्थेटिक प्लेजर, फ्लावर्स वगैरह मिलते हैं। एथिकल बोलते हैं, एथिकल आर्ग्यूमेंट, कि मतलब जो चीज़ है अर्थ पे उसका जीना ज़रूरी है। एथिकल बात आ गई कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार दो, मतलब उसके लिए एथिकल वैल्यूज़ बनाई गई, फिलोसफिकल स्पिरिचुअल वैल्यूज़ होती हैं, मतलब, ठीक है। उसका देखकर कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं। अब तो हमने पढ़ा कैसे क्या क्या रीज़न थे घटने की डाइवर्सिटी, और कैसे कैसे क्या फ़ायदे थे हमारे बायोडाइवर्सिटी के। अब क्या कैसे घट रही है बायोडाइवर्सिटी, मतलब कैसे हम बचा सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं हम। देखिए, तो पहला मेथड क्या है हमारे पास, इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन मतलब क्या है, जहाँ पे वो एनवायरमेंट कोई एनिमल रह रहा है उसे वहीं पर रखना, और इसको क्या बोलेंगे हम, जहाँ पे है वहीं पे रखना, सेम प्लेस, जो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है ना उसे वहीं पे रखना, इनसाइड कंजर्वेशन होता है। तो यहाँ पे आता है एक वर्ड आता है एंडेमिज्म। एंडेमिज्म मतलब होता है जो जहाँ से वहीं पे रखना। अब क्या है, उसके अंदर यहाँ पे आते हैं हॉटस्पॉट्स वगैरह के आता है। हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं, वो एरिया जहाँ पे बहुत सारा प्रोटेक्शन रहती है और काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है हमें, ठीक है, उसको बोलते हैं हॉटस्पॉट। तो इंडिया तो टोटल क्या है, 25 हॉटस्पॉट्स थे पहले, अब 34 हो गए। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल हॉटस्पॉट्स ऑन अर्थ। तो हम बोलेंगे 34, 25 नहीं बोलेंगे, पहले क्योंकि पहले 25 थे, अब 34 हो गए। 3 इंडिया में, वेस्टर्न घाट्स, श्रीलंका और इंडो बर्मा, ये 3 इंडिया के हॉटस्पॉट हैं, ठीक है। इनको तो बोलते हैं हॉटस्पॉट। यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। इनकी डेफिनेशन क्या है, ये लेस दैन 2% से ज़्यादा तो अर्थ की लैंड
की कलेक्शन होती है और ये ऑलमोस्ट 30% बायोडाइवर्सिटी के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। ये वैल्यूज होती हैं इनकी। एंडेमिक मतलब होता है कोई स्पीसीज जहाँ पे है उसे वहीं पे रहने देना, चेंज नहीं करना उसे। अब उसके बाद बायो हॉटस्पॉट्स के बाद और भी चीज़ें आती हैं हमारे पास। बायोस्फीयर रिजर्व आती है, काउंट एवरी कौन सा कितना है। बायोस्फीयर रिजर्व 14 है, 90 नेशनल पार्क है और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये भी याद रखना है, ये डेटा भी आता है बायोस्फीयर रिजर्व नेशनल। अब बायोस्फीयर रिजर्व का एक बार ये ध्यान रखिए डेटा। बायोस्फीयर रिजर्व ऐसा तो बहुत बड़ा होता है, मतलब पूरा एक स्टेट मान लीजिए, जैसे दिल्ली एक स्टेट है, इतना बड़ा होता है। तो यहाँ पे अलग अलग जोन्स होते हैं हमारे पास, ऐसे ऐसे होता है बायोडाइवर्सिटी का। तो एक सबसे अंदर जोन होता है, एक बाहर होता है, उसके बाहर होता है। अंदर वाला जोन होता है उसको बोलते हैं कोर जोन। ये वो जोन होता है इसके अंदर कोई एंट्री नहीं हो सकती किसी चीज़ की, कोई अंदर आ नहीं सकता। उसके बाद बफरिंग जोन, यहाँ पे कुछ हद तक एंट्री अलाउ होती है। और उसके बाद आता है बाहर ट्रांजिशन जोन वगैरह, यहाँ पे सब कुछ रह सकते हैं, यहाँ पे रहना वगैरह अलाउ होता है घर में, ट्रांजिशन जोन, ठीक है। तो 3 जोन होते हैं। सबसे अंदर वाला जहाँ पे कोई किसी तरह की एक्टिविटी अलाउ नहीं होगी, ह्यूमन एक्टिविटी, पूरा कवर्ड होगा, प्रोटेक्टेड होगा, उसको बोलते हैं कोर जोन। ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। नेक्स्ट है हमारा अंदर, अब आता है इंडिया में रिलीजियस। अब कुछ ऐसे एरिया होते हैं रिलीजियस, मतलब क्या रहता है, इंडिया के वहाँ के खुद के लोग ही उसमें इन्वॉल्व होंगे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए। उसको बोलते हैं मतलब कल्चरल हिस्ट्री रिलीजन से रिलेटेड वो लोग इन्वॉल्व होंगे और इन्वायरमेंट को बचाएंगे, उनको बोलते हैं सेक्रेड ग्रोव्स। उन एरिया को कहाँ पे कौन सा है, खासी और काली खासी और मतलब खासी और जयंता हिल्स इन मेघालय, अरावली हिल्स इन राजस्थान, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका और महाराष्ट्र का सुरजिता, वेस्टर्न घाट्स ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड द सुरजिता, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे, कर्नाटका में और महाराष्ट्र एंड सुरजिता, ये जगह है वेस्टर्न घाट्स में। अरावली हिल्स राजस्थान, याद रखिएगा, खासी और जनता हिल्स मेघालय, अरावली हिल्स राजस्थान, चंदा एंड बास्तर एरिया कहाँ किसका है, मध्य प्रदेश। याद रखिए मेघालय में सेक्रेड ग्रोव्स लास्ट पॉइंट बचा जिससे हम वहाँ की डाइवर्सिटी को बचा सकते हैं, ये पॉइंट है। अब उसके बाद आता है एक्सीतो कंजर्वेशन। ये तो कहता है इनसाइट कंजर्वेशन था, इनसाइट बोलते हैं इसे। इनसाइट मतलब जहाँ पे है वहीं पे रहने दो, वहीं पे अपना मतलब कुछ प्रोटेक्शन लगा दो ताकि कोई उसको शिकार ना कर पाए। दूसरा क्या है, ऑन साइड आउटसाइड कंजर्वेशन। ऑन साइड मतलब क्या है, जहाँ से है वहाँ से निकाल के अपने स्पेशल प्लेस पे ले आओ ताकि हम उसको वहाँ पे बचा सकें, प्रोटेक्टेड एरिया में। जहाँ पे है उसका नेचुरल इन्वायरमेंट से निकाल के दूसरी जगह पे, ठीक है, टेकिंग आउट फ्रॉम नेचुरल हैबिटेट, और उसे अपनी स्पेस पे रखेंगे, ठीक है। कौन कौन से कंजर्वेशन होते हैं इसमें, जूलॉजिकल पार्क्स आता है, बोटेनिकल गार्डन्स आता है और वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क आता है। याद रखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो हमारा क्या है, इन सीटू कंजर्वेशन। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क से हमारा एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो यहाँ पे कंफ्यूजन है यहाँ पे। उसके बाद अब यहाँ पे क्रायो प्रिजर्वेशन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं हम, गैमेट्स का कंजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन भी आता है, वो सारा भी इसी के अंदर है। कल्चरल टिश्यू कल्चर, जो भी नए नए मेथड्स हैं ना हमारे सारे, वो सारे जो भी नए नए मेथड्स हमारे सारे इसी अंदर आएंगे। एग्स फर्टिलाइजेशन, एग्स इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, सीड बैंक्स बनाना, ये सारे जितने मेथड्स हैं न्यू एक्स सीटू कंजर्वेशन का। उसका दे रखा है क्या क्या एक्शन लिए गए हैं पहले टाइम में। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, एक अर्थ सबमिशन दे रखा है। अर्थ समिट ये हुआ था राइडे जनवरी में हुआ था 1992 में, ठीक है, राउडे जनवरी। नेक्स्ट हमारा दे रखा है वर्ल्ड समिट। वर्ल्ड समिट हमारा हुआ था 2002 में, इसके 10 साल बाद, जॉनसन इन साउथ अफ्रीका। इसमें 190 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। ये हमारा डेटा, तो ये डेटा भी हमें थोड़ा सा याद रखना है कौन सा कब हुआ था। वर्ल्ड समिट हुआ था हमारे 2002 में, अर्थ समिट हुआ था 1992 में, ठीक है। और इसमें वर्ल्ड समिट में 190 कंट्रीज़ ने पार्ट लिया था 2010 में, ये चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू।